तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ अपनी स्पेक्ट्रल आर्मी से सन मून एम्पायर की दोनों लीजेंस पर अटैक करवा देता है, जिसके बाद युहाओ अपना फॉर्म बदलकर सिया सुवान चैन को छोड़कर सभी को जान से मार देता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ और तांग वुटोंग को दिखाया जाता है, जो जैसे ही डाओलिंग सिटी पहुंचते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि सिटी का केओस अब काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था और हर तरफ सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे और पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ था, जो देखकर युहाओ राहत की सांस लेता है और स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से अपने साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जल्द ही उसे पता चलता है कि सुसैनसी और बाकी लोग इंपीरियल पैलेस के खंडहरों के पास मौजूद हैं। जिसके बाद दोनों तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अचानक सबके बीच प्रकट होते हैं तो वहां मौजूद सोल्जर्स और सोल मास्टर्स घबरा जाते हैं और अपने मार्शल सोल्स एक्टिवेट कर देते हैं, जो देखकर सुसैनसी हाथ उठाकर कहता है कि घबराओ मत, ये हमारे अपने लोग हैं और ये मेरे जूनियर हैं। लेकिन जैसे ही युहाओ उसकी तरफ देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि सुसैनसी की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी बॉडी से भयानक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है, जो उसके शांत और मजाकिया स्वभाव से बिल्कुल अलग था। जिसके बाद वो भारी आवाज में पूछता है कि युहाओ, उन सोल इंजीनियर्स का क्या हुआ? जो सुनकर युहाओ कहता है कि हमने इंपीरियल ड्रैगन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजेंस की आधी ताकत खत्म कर दी है और उनके कमांडर को भी मार दिया है और बाकी लोग भाग गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब हमने किया है। जो सुनकर सुसैनसी केवल सिर हिलाता है, लेकिन उसकी बॉडी से निकल रहा किलिंग इंटेंट और भी बढ़ जाता है, जो देखकर युहाओ तुरंत जियांग नान के पास जाकर पूछता है कि सीनियर सिस्टर, आखिर सीनियर ब्रदर को क्या हुआ है और डाओलिंग सिटी की हालत कैसी है और इंपीरियल फैमिली का क्या हुआ? जो सुनकर जियांग नान उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करती है और फिर धीरे से कहती है कि सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि सन मून एम्पायर ने अटैक उसी वक्त किया था जब डाओलिंग एम्पायर की पूरी इंपीरियल फैमिली एक साथ मौजूद थी, जिसकी वजह से लगभग पूरी रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है और सब लोग बॉम्बिंग में मारे गए हैं। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि सैनसी की बॉडी में डाओलिंग एम्पायर का रॉयल ब्लड बहता है और उसने किसी स्पेशल टोकन की मदद से सिटी में एंटर किया था और फिर धीरे धीरे सोल्जर्स को कंट्रोल करके पूरा ऑर्डर वापस लाना शुरू कर दिया है और अभी हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि आगे का फैसला मिलकर लिया जा सके। जो सुनकर युहाओ का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है क्योंकि अब ये बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि डाओलिंग एम्पायर की पूरी इंपीरियल फैमिली खत्म हो चुकी है और ये सोचकर उसके अंदर जूजी के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता है क्योंकि सन मून एम्पायर ने इस बार सारी सीमाएं पार कर दी थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा रिग्रेट भी होने लगता है कि उसने पहले उन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया। लेकिन इसी बीच उसे सुसैनसी के बारे में जानकर भी बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो डाओलिंग एम्पायर के रॉयल ब्लड से जुड़ा हुआ है और यही वजह थी कि वो इतनी जल्दी डाओलिंग सिटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन कर पाया था। लेकिन अभी सिर्फ सिटी को हैंडल करना काफी नहीं था क्योंकि पूरे एम्पायर को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लोगों को टूटने से बचा सके। और तभी एक बूढ़ा जनरल आगे बढ़कर एक घुटने पर बैठ जाता है और कहता है कि योर हाइनेस, अब डाओलिंग एम्पायर को आपकी लीडरशिप की जरूरत है। लेकिन ये सुनकर एक प्रीमियर तुरंत विरोध करता है और कहता है कि हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते, हमें उसकी पहचान वेरीफाई करनी होगी। आखिर एम्पायर का थ्रोन कोई छोटी चीज नहीं है। जो सुनकर कमांडर ली का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है कि अगर अभी भी तुम हेजिटेट करते रहे तो पूरा एम्पायर बिखर जाएगा और अगर हिज हाइनेस समय पर यहाँ नहीं आते तो सिटी कब की केओस में डूब चुकी होती। जिसकी वजह से वहाँ मौजूद बाकी ऑफिसर भी आपस में चर्चा करने लगते हैं क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि हालात अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन तभी सुसैनसी खुद आगे आता है और शांत आवाज में कहता है कि मुझे थ्रोन का लालच नहीं है, लेकिन अभी डाओलिंग एम्पायर बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही होगी। और प्रीमियर, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पहचान के बारे में सब कुछ बताता हूँ। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और तभी सुसैनसी कहता है कि मेरा पूरा नाम सुसैनसी है और मेरी माँ सुई यिंग थी और डाओलिंग एम्पायर के एम्परर मेरे सगे मामा थे। लेकिन मेरे माता पिता की शादी को रॉयल फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें भागकर अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी थी। जो सुनकर कई पुराने ऑफिसर एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये कहानी पहले से याद आने लगती है। और तभी सुसैनसी आगे कहता है कि मेरे पिता मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड फैमिली के मास्टर हैं और मैं बचपन के बाद पहली बार वापस डाओलिंग एम्पायर आया हूँ। जो सुनकर प्रीमियर भी थोड़ा नरम पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें प्रूफ चाहिए कि तुम सच में प्रिंसेस सुई यिंग के बेटे हो। जिस पर सुसैनसी बिना किसी घबराहट के अपना मार्शल सोल बाहर निकालता है और अगले ही पल एक जायंट ब्लैक शील्ड सबके सामने प्रकट हो जाती है, जिसके ऊपर धीरे धीरे गोल्डन लाइट फैलने लगती है और देखते ही देखते शील्ड ऑफ द श्वानवू टर्टल इवॉल्व होकर श्वानवू शील्ड का रूप दिखाने लगती है, जो देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसा मार्शल सोल पूरे कॉन्टिनेंट में बेहद रेयर माना जाता था। और तभी सुसैनसी कहता है कि कल्टीवेशन के दौरान मेरे अंदर श्वानवू ब्लड लाइन अवेक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मार्शल सोल इवॉल्व हो गया था। और जैसे वो अपने 8 सोल रिंग को रिलीज करता है तो पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है क्योंकि इतनी कम उम्र में 8 रिंग्स होना किसी एब्सोल्यूट जीनियस की पहचान थी और उसके ऊपर एक लेजेंडरी मार्शल सोल होना तो और भी इनक्रेडिबल बात थी।
और कई ऑफिशियल्स के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ऐसा टैलेंट किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता है। लेकिन तभी प्रीमियर भी उसकी पहचान को लगभग एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसी बीच सुसैनसी अपनी दूसरी पहचान भी सबके सामने रख देता है और वो कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी का इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट भी हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 2 बार एकेडमी की तरफ से कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट जीतकर श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का टाइटल हासिल किया था। जो सुनकर सभी ऑफिसर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। और तभी सुसैनसी आगे कहता है कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि श्रेक एकेडमी को पहले ही शक हो गया था कि सनमून एम्पायर कोई बड़ा ट्रैप तैयार कर रहा है, लेकिन अफसोस हम यहाँ बहुत देर से पहुंचे और अगर हम पहले आ जाते तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती। ये कहते समय उसकी आवाज में भी दुख साफ महसूस हो रहा होता है, क्योंकि वो भी अपने एम्पायर की इस हालत को देखकर अंदर से टूट चुका था। लेकिन इसके बाद वो एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर सभी के चेहरे बदल जाते हैं। सुसैनसी कहता है कि वैसे हम सिर्फ 7 लोग ही नहीं आए हैं, यहाँ एक और इंसान भी मौजूद है और वो श्रेक एकेडमी का फ्यूचर है, जो कि स्पिरिट पगोडा का फाउंडर भी है और एल्डर सुवान के बाद एकेडमी का दूसरा सबसे पावरफुल सोल मास्टर भी है और उसका नाम युहाओ है। जो सुनकर पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि युहाओ का नाम अब सिर्फ श्रेक एकेडमी तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में उसे एक लेजेंडरी जीनियस के रूप में देखा जाने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों के अंदर निराशा की जगह उम्मीद की एक नई किरण पैदा होने लगती है। क्योंकि युहाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि श्रेक एकेडमी का दूसरा सबसे पावरफुल एक्सपर्ट था और पूरी दुनिया जानती थी कि श्रेक एकेडमी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमी है, क्योंकि हजारों सालों से होली गोस्ट चर्च भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि 2 अल्टीमेट डुलुओ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी श्रेक एकेडमी पर सीधा अटैक नहीं किया था और यही बात उसकी असली ताकत को दिखाती थी। लेकिन ये सुनकर डाओलिंग एम्पायर के कई बड़े ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि युहाओ उम्र में बहुत छोटा दिखाई देता है, जो देखकर सुसैनसी तुरंत कहता है कि मैं आप सभी को वार्निंग देना चाहता हूँ कि इसकी उम्र देखकर इसकी ताकत को मत आंकिए। ये हमारी एकेडमी का 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला जीनियस है और इसके पास ट्रांसेंडेंट डुलुओ के बराबर की ताकत है और साथ ही इसके पास ट्विन मार्शल सोल्स भी हैं। और अभी कुछ देर पहले यही सनमून एम्पायर की 2 बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स के पीछे गया था और इसने उनके आधे से ज्यादा सोल इंजीनियर्स को खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर को भी जान से मार दिया है। और अगर डाओलिंग सिटी की चिंता नहीं होती तो शायद एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचता, जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर युहाओ से पूछता है कि क्या तुम सच में स्पिरिट पगोडा के मास्टर हो, जिस पर युहाओ शांत होकर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और अगले ही पल उसकी बॉडी से एक भयानक ऑरा रिलीज होता है और तभी उसके सोल रिंग्स बाहर निकलने लगते हैं। और पहले सभी लोग उसके व्हाइट सोल रिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उसके अंदर गोल्डन शाइन भी मौजूद है और उसके बाद एक के बाद एक ब्लैक, रोज गोल्ड और रेड सोल रिंग्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी सोल रिंग कॉम्बिनेशन गोल्ड, 4 ब्लैक, 1 रोज गोल्ड और 3 रेड सोल रिंग्स में बदल जाती है, जो देखकर हर किसी की सांसें अटक जाती है, क्योंकि किसी ने भी ऐसी सोल रिंग कलेक्शन पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन युहाओ यही नहीं रुकता है और अगले ही पल वो अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर पूरे पैलेस के खंडहरों पर फैला देता है और अचानक वहाँ मौजूद करीब 1000 लोगों के स्पिरिचुअल सी के अंदर डाओलिंग सिटी की फोटोज दिखाई देने लगती हैं। और वो सिर्फ सिटी की परछाई नहीं, बल्कि हर एक डिटेल को साफ साफ देख पा रहे होते हैं, जो देखकर सभी लोग पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि इतने लोगों के साथ एक साथ स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन युहाओ अब अल्टीमेट डुलुओ के लेवल की स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच चुका था, इसलिए वो बड़ी आसानी से इसे मेंटेन कर लेता है और कुछ मिनट बाद वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर सुसैनसी के पास जाकर कहता है कि सच कहूं तो जो हुआ वो बहुत दुखद है और हम पहले ही डाओलिंग एम्पायर पहुंच चुके थे, क्योंकि हमें सनमून एम्पायर के अटैक की जानकारी मिल चुकी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि दुश्मन कहां से अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हमने बॉर्डर पर ज्यादा समय बर्बाद कर दिया था और इसी बीच वे चुपचाप कैपिटल तक पहुंच गए थे। लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर हासिल करना नहीं था, हम सिर्फ डाओलिंग एम्पायर की मदद करने आए हैं। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी मिलिट्री ऑफिसर्स शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि सनमून एम्पायर उनकी पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट को पार करके कैपिटल तक पहुंच गया था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और इसी दौरान वहाँ गहरी खामोशी छा जाती है, क्योंकि अब कोई भी युहाओ या सुसैनसी की पहचान पर सवाल नहीं उठा सकता था। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़कर एक घुटने पर बैठ जाता है और कहता है कि योर हाइनेस, डाओलिंग एम्पायर बहुत बड़े संकट में है और अब जबकि आपकी पहचान साबित हो चुकी है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी अगुवाई करें और फिलहाल एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। जो सुनकर सुसैनसी कुछ पल चुप रहता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी एम्पायर
का रूलर बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसकी माँ इसी एम्पायर की प्रिंसेस थी, इसलिए वो अपनी आंखों के सामने डाओलिंग एम्पायर को टूटते हुए नहीं देख सकता था। जिसके बाद वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुरंत 3 बड़े फैसले लिए जाते हैं। पहला, पैलेस पर हुए अटैक की खबर बाहर नहीं जाने दी जाएगी। दूसरा, सुसेंसी प्रिंस रीजेंट बनकर एम्पायर की कमान संभालेगा। और तीसरा, लोगों के बीच डर फैलने से रोका जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि रॉयल फैमिली को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर लोगों और आर्मी का भरोसा टूट गया तो पूरा एम्पायर अपने आप बिखर जाएगा। जिसके बाद युहाओ भी अपना अगला फैसला लेता है। वो जियांग नान, जी चुई चैन, ये गुई और नान कुई कुई को सुसेंसी के साथ छोड़ देता है ताकि वे उसकी मदद कर सके, जबकि वो खुद तांग वुटोंग के साथ श्रेक सिटी लौटने का फैसला करता है, क्योंकि इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन और इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के खिलाफ उसकी असली प्लानिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी और आगे क्या होने वाला है इसे कंट्रोल करने के लिए उसे दुश्मनों की कंडीशन को समझना बहुत जरूरी था। जिसके बाद युहाओ कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको अच्छे से संभालनी होगी। ये कहकर युहाओ उसे गले लगाता है, लेकिन ये सुनकर सुसेंसी गहरी सांस लेकर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मैं अभी अपनी फैमिली और माँ को यहाँ बुलाने के लिए लेटर लिखूंगा, लेकिन मुझे डर है कि रॉयल फैमिली की ये हालत देखकर वो कोई गलत कदम न उठा ले। ये कहते ही उसका चेहरा और उदास हो जाता है, क्योंकि डाओलिंग एम्पायर की रॉयल फैमिली भी उसका अपना परिवार था। और फिर वो कहता है कि युहाओ, यहाँ की सिचुएशन में संभाल लूंगा और मुझे एम्पायर चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सब कुछ स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करूंगा और अकेडमी और फ्रंट लाइन पर मौजूद डाओलिंग एम्पायर की आर्मी तुम्हें संभालनी होगी। जो सुनकर युहाओ कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, जितनी जल्दी हो सके सब कुछ नॉर्मल करो और पैलेस का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करवाओ। तब तक मैं तुम्हारी आर्मी की वापसी को रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वॉर अभी भी शुरू हुई है और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें सन मून एम्पायर से अपने होमलैंड की प्रोटेक्शन करनी होगी। जिसके बाद दोनों श्रेक सिटी के लिए निकल जाते हैं और उड़ते हुए युहाओ का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब उसे जूजी की पूरी प्लानिंग समझ आ चुकी थी और सन मून एम्पायर धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा था और कोई नहीं जानता था कि वो कब अपना फाइनल अटैक शुरू कर देगा। हालांकि उन्होंने एक बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन जितनी ताकत को खत्म किया था, लेकिन इसकी कीमत डाओलिंग एम्पायर की पूरी रॉयल फैमिली ने अपनी जान देकर चुकाई थी, जिसकी वजह से एम्पायर के अंदर केओस फैलना तय था। जो सोचकर युहाओ समझ जाता है कि अगला निशाना स्टार लो एम्पायर होगा और अगर वो भी गिर गया तो डाओलिंग एम्पायर को खत्म करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान उसे उस पर्सन का ख्याल आता है जिससे वो कभी बहुत नफरत करता था, लेकिन अब उसके लिए युहाओ रिस्पेक्ट महसूस करने लगा था। जो सोचकर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्द उसका सामना उसी इंसान से होने वाला था। तो वही सुबह होने से पहले दोनों श्रेक सिटी पहुंच जाते हैं, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जहां स्टार लो एम्पायर, डाओलिंग एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर की एलीट आर्मीज मौजूद थी और हर कोई सन मून एम्पायर के खिलाफ आखिरी बैटल के लिए तैयार था। लेकिन ये देखकर युहाओ उदास हो जाता है, क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर और बॉडी सेक्ट लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे और जब भी उसे प्रिंसेस वेइना का पेल फेस याद आता है तो वो बस यही सोचता है कि वॉर सच में बहुत क्रूअल होती है। जिसके बाद दोनों सी गॉड आइलैंड पहुंचते हैं और आराम का समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस समय हर नई जानकारी पूरे वॉर का नतीजा बदल सकती थी। और फिर दोनों सी गॉड पवेलियन में एंटर करते हैं, जहां युहाओ हमेशा की तरह गोल्डन ट्री के सामने ग्रीट करता है और उन्होंने अपनी ऑरा भी नहीं छिपाई थी, जिसकी वजह से सभी एल्डर्स मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। और तभी तांग वुटोंग उसका हाथ दबाकर कहती है कि युहाओ, थोड़ी देर बाद तुम अपने वर्ड्स को ध्यान से बोलना। जो सुनकर वो सिर हिलाता है और थोड़ी देर बाद सभी एल्डर्स नीचे आते हैं और उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबको बताया गया था कि युहाओ और टांग सेक्ट में अपनी नई पावर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन देखकर एल्डर सुवान समझ जाते हैं कि कोई बड़ी घटना हुई है। जिसके बाद वे कहते हैं कि तुम दोनों बैठ जाओ, लेकिन ये सुनकर युहाओ कहता है कि माफ कीजिए एल्डर सुवान, आज मुझसे बैठा नहीं जाएगा। जो देखकर एल्डर सुवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों सुबह से पहले हमें जगाने आए हो तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। जो सुनकर युहाओ और तांग वुटोंग झुककर ग्रीट करते हैं और फिर युहाओ कहता है कि मैं अभी डाओलिंग एम्पायर से वापस आया हूँ। जो सुनकर सभी एल्डर्स चौंक जाते हैं और तभी एल्डर सॉन्ग पूछती है कि तुम वहाँ क्या करने गए थे। जो सुनकर युहाओ दर्द भरी आवाज में कहता है कि मैं डाओलिंग एम्पायर की पूरी रॉयल फैमिली की बर्बादी देखने गया था। जो सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि एल्डर सुवान भी खड़े होकर कहते हैं कि युहाओ, अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लेकिन ये सुनकर युहाओ टूटी हुई आवाज में कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हजारों लोगों को वापस ला सकती है जो मर चुके हैं? सन मून एम्पायर ने 2 बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंड्स भेजकर डाओलिंग सिटी पर अटैक किया था और क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल से पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उस समय पूरी रॉयल फैमिली अंदर ही मौजूद थी, इसलिए कोई भी नहीं बच पाया। और जब मैं वहां पहुंचा तब तक पूरी सिटी स्मोक से ढकी हुई थी। जिसके बाद वो पूरी घटना बताता है और कहता है कि मैं चाहे कितने भी सोल इंजीनियर्स को मार दूं, लेकिन रॉयल फैमिली को वापस नहीं ला सकता हूं। और सन मून एम्पायर ने ये सब पहले से ही कैलकुलेट करके किया था। जो सुनकर पूरे सी गॉड पवेलियन में खामोशी छा जाती है। लेकिन तभी एक एल्डर गुस्से में कहता है, तो क्या तुम इसके लिए हमें दोष दे रहे हो? लेकिन ये सुनकर युहाओ शांत होकर कहता है कि नहीं, मैं बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया था, लेकिन पैलेस को अपनी आंखों के सामने खंडहर बनते हुए नहीं भूल पा
रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं सी गॉड पवेलियन का मेंबर बने रहने के लायक हूँ, इसलिए मैं अपने पद से हटने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कहकर वो तांग वटोंग के साथ बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर सॉन्ग गुस्से से चिल्लाती है कि रुको। तो वही युहाओ उसके सामने अभी के लिए केवल कुछ बुजुर्ग एल्डर्स ही मौजूद थे, जबकि यान सावजे, काय मेयर और बाकी लोग पहले ही फ्रंट लाइन पर सन मून एम्पायर का सामना करने के लिए जा चुके थे। और तभी एल्डर सॉन्ग गुस्से में कहती है कि ये सी गॉड पवेलियन है, टैंग सेक्ट नहीं। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते हो और जब चाहो छोड़कर भी नहीं जा सकते हो। जो सुनकर भी युहाओ शांत रहता है। और फिर एल्डर सॉन्ग कहती है कि तुम जरूर सोच रहे हो कि एकेडमी ने गलत फैसला लिया था और डाओलिंग एम्पायर की तबाही के लिए तुम हमें जिम्मेदार मान रहे हो। जिस पर युहाओ धीरे से सिर हिलाकर कहता है कि नहीं एल्डर सॉन्ग, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एकेडमी 10,000 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि कई बार वो सिचुएशन को खुले दिमाग से देख ही नहीं पाती है। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब सन मून एम्पायर को हराने के लिए मुझे ऐसे तरीके अपनाने पड़ सकते हैं जो लोगों को गलत या अनस्क्रूपुलस लग सकते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से एकेडमी की रेपुटेशन खराब हो। इसलिए मैं सी गॉड पवेलियन छोड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि युहाओ गुस्से में ये फैसला ले रहा है, लेकिन असल में उसने काफी सोच समझकर ये डिसीजन लिया था। लेकिन तभी एल्डर सुवान शांति से कहते हैं कि युहाओ, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एकेडमी की रेपुटेशन इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ अफवाहों से टूट जाए। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी है, लेकिन यही हमारी पहचान भी है। और डाओलिंग एम्पायर की ट्रेजेडी के लिए हम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मानते हैं, लेकिन श्रेक सिटी किसी भी कीमत पर नहीं गिर सकती है। जिस पर युहाओ कहता है कि लेकिन एल्डर सुवान, मुझे शायद इविल सोल मास्टर्स जैसी पावर्स तक इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और एकेडमी ने हमेशा इन चीजों का विरोध किया है। जो सुनकर एल्डर सुवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, दुनिया में कोई पावर अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। बुरे इरादों वाले लोग उसे गलत बनाते हैं, और अगर वही पावर लोगों की प्रोटेक्शन करे तो वो अच्छी कहलाती है। और क्या तुम्हें याद नहीं, जब बीस्ट वेव के दौरान तुमने यही पावर एकेडमी की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की थी, तब हमने तुम्हें डांटा नहीं था। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को हमेशा की तरह कल देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।